हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स पे। सेकंड लेक्चर है जिसमें कि हम लोग कर्व मिरर देखेंगे। इसमें स्फेरिकल मिरर आ जाते हैं बच्चों। पिछले हम लोग लेक्चर में देखे थे कि वहाँ पे प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा था भाई, लेकिन अब मिरर अगर कर्व्ड हो जाए, स्फेरिकल मिरर हो जाए, तो उसमें कैसे रिफ्लेक्शन होती है वो चीज़ हम देखने वाले हैं। और ये एक्चुअली में आसान होती है। जैसा क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे उसी तरीका का यहाँ पे भी होगा। तो ज़्यादा इसमें हार्ड होगा नहीं बच्चों, आसान से सवाल भी आता है, आसान से कॉन्सेप्ट भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बिल्कुल इजी वाले पार्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा आवाज़ सही नहीं आ सकता है बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ढीला है मेरा। बाकी आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कर्व मिरर के बारे में। कर्व मिरर जो होता है, ये एक पार्ट होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है ना, उसका ही पार्ट होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हम एक स्फेरिकल बॉल लेने वाले हैं। स्फेरिकल मतलब पूरा गोला, जैसे फुटबॉल मान लेते हैं। तो फुटबॉल समझिए, वो कांच का फुटबॉल हो, बिल्कुल कांच का हो, बिल्कुल शीशा का हो, तो उसको स्फेरिकल मिरर बोल देंगे। ठीक है, कैसा होगा ये मान लेते हैं कि इतना बड़ा सा मैंने ले लिया। ठीक है, अब अगर हम इसको काट दें, अगर हम यहाँ से इसको काट दें बच्चों, तो क्या होगा। बिल्कुल छोटा सा पार्ट हमने काट दिया। एक सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट यहाँ से कट कर दिया, कटिंग लाइन। अगर आपने इसको कट कर दिया है, यहाँ से 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 कट कर दिया, मतलब पूरा ये स्फेयर है बच्चों, है ना। ये स्फेरिकल ग्लास है, ये स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, ये पूरा बड़ा सा स्फेयर है। तो इसको हम लोग अगर साइड से कट आउट कर दे, तो ये पूरा ऐसा निकलेगा ना, ये पूरा इस टाइप का सरफेस यहाँ पे निकलेगा बाहर। तो उसी सरफेस को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ इस टाइप का सरफेस निकल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का सरफेस निकल जाएगा बच्चों। हम उतना अच्छा से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए। ठीक है, इस टाइप का कुछ सरफेस ऐसे निकल जाएगा। ओके, और इधर से अगर काट दिए तो इधर का सरफेस कुछ इस टाइप का निकल जाएगा बच्चों। ये सरफेस कुछ इस टाइप का निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दो सरफेसेज होते हैं हमारे पास। तो इसी में अगर हम इस जो स्फेरिकल पार्ट निकला है, इसको अगर हम लोग बाहर से पेंट कर दें, भाई बाहर से आपने इसमें क्या कर दिया, पेंट कर दिया। जैसे ही आप बच्चों यहाँ पे बाहर से पेंट करिएगा, और यहाँ पे इसका उल्टा अंदर से पेंट कर दिया। ये डॉटेड डॉटेड का मतलब ऐसे ऐसे हम लोग कर रहे हैं ना, वो पेंटेड है। तो अगर हम इसको बाहर से पेंट कर दिए, तो इसमें रिफ्लेक्शन अंदर वाले सरफेस से होगा। ये अंदर ऐसे लाइट आएगी, तो अंदर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होगी बच्चों। तो मान लेते हैं कि लाइट इधर से आ रही है भाई। लाइट अगर इधर से आ रही है बच्चों, तो इधर से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि अंदर वाला सरफेस यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग है, क्योंकि हमने बाहर से पेंट किया है। अगर हम इसमें बाहर अंदर से पेंट किया है, तो बाहर वाला सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। मतलब बात यह है कि अगर लाइट बाहर से ऐसे करके आ रही है, तो ये बिल्कुल ऐसे मुड़ जाएगी। वो तो आपको पता ही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता ही है। तो बिल्कुल इस टाइप से। तो ये इसका क्या हो गया, बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया भाई। और इसका अंदर वाला सरफेस जो है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है बच्चों, और इसी मिरर को, यही मिरर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी मिरर को हम लोग बोल देते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बच्चों, है ना। और कॉनकेव मिरर है, मतलब ये नाम से ही क्लियर है। मतलब केव, केव मतलब गुफा टाइप का। तो ये अंदर का गुफा टाइप ही तो दिख रहा है, तो मतलब ये अंदर से रिफ्लेक्शन होता है, गुफा वाला टाइप का होता है मिरर। तो आप समझ जाएंगे कि ये कॉनकेव होता है। ठीक है,
अब ये क्या कर रहा है, जो भी लाइट्स रेज आएंगे, इधर से भी लाइट आएंगे, ऐसे हो जाएगा, इधर से भी आएंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये लाइट रेज को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है। जो भी लाइट रेज आएंगी वो इस पॉइंट पे आ रही हैं, देखिए ऐसे करके। वो क्यों आ रही है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये अंदर वाले जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ये लाइट रेज जब आ रही है तो इसको एक जगह पे फोकस कर रहा है। ये लाइट रेज को एक जगह पे फोकस कर रहा है, मतलब ये कंजर्विंग सरफेस होता है ना, कंजर्विंग मिरर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी का पार्ट है, अंग्रेजी में कन्वर्जिंग बोल देते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोल सकते हैं इसको। अरे यार, जब लाइट रेज एक जगह पे आके मिल रही है तो कंजर्व हो रही है ना। और अगर लाइट रेज जो आ रही है ऐसे करके इधर से, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, अगर ऐसे आ रही है तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ऐसे आ रही है तो ऐसे। तो ये लाइट रेज बाहर की तरफ ऐसे ऐसे आकर बाहर की तरफ फैल जा रही है। तो ये लाइट रेज को बाहर की तरफ फेंकता है, तो वो डाइवर्जिंग हो गया, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर हो गया भाई। और इसी को तो हम लोग बोल देते हैं बच्चों कि यही क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल सी बात है, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, बिल्कुल इजी सी बात है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा, बहुत आसान सी बात है। ये बस आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी मिरर है और ये कौन सी मिरर है, कब हम अंदर से इसका पेंट कर रहे हैं, कब हम बाहर से पेंट कर रहे हैं, और बाकी चीज़ें तो आसान ही है। और इसमें मान लेते हैं कि इसका ये जो सेंटर होता है, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, ठीक है। ये जो सेंटर है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। अगर हम ये लाइन ऐसे मिला दें ये पूरा स्फेयर का, तो आई थिंक आप समझ जाइएगा। और इसके पॉइंट जो यहाँ पे आती है ना, मिरर का मिड पॉइंट, इसको पोल बोल देते हैं। इसका मिरर का मिड पॉइंट जो है इसको पोल बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो ऐसे करके रेडियस आती है इसको आर बोल देते हैं। और ये रेडियस का जो वैल्यू होती है ये हम आगे बताएंगे कितना आता है, ठीक है। तो इतना क्लियर होना चाहिए बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर ये चीज़ समझ लें तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स होती हैं, उनको हमको समझना ज़रूरी है बच्चों। मान लेते हैं कि ये हमने एक मिरर ले लिया। ये कौन सी मिरर होगी बच्चों, हम अब शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बार बार इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे कि हाँ भाई ऐसे स्फेरिकल था। अब उतना बार बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे भी बता दिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कौन सी मिरर थी, ये कॉनकेव थी। ये कॉनकेव मिरर की ही बात हो रही है बच्चों, ठीक है। तो हमने अभी क्या बोला, जो इसका मिड पॉइंट होता है इसको पोल बोलते हैं। और जब ये पूरा अगर स्फेरिकल मिरर था तो पूरा ये बड़ा सा ऐसे था, तो इसका बीच वाला ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर था। तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे आएगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। और जब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का मिड पॉइंट जो आती है ना, उसको हम लोग फोकस बोल देते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना है बच्चों आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं पोल। और ये मिड पॉइंट ऑफ द मिरर होता है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो होता है ये फोकस होता है बच्चों, फोकस होता है। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये दोनों का मिड पॉइंट होता है। अगर देखा जाए तो ये और ये जो पॉइंट है इसका अगर हम लोग मिड पॉइंट ले तो वो फोकस ही आएगा। ये कैसे आएगा हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। और ये क्या होता है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये सेंटर ही होता है, सेंटर ऑफ स्फेयर, ठीक है। जो हम बड़ा स्फेयर ये जो ले रहे हैं ना उसका एक पार्ट है ये, और ये पूरा बड़ा स्फेयर ऐसे होगा तो उसका सेंटर सी ही होता है, ठीक है। काफ़ी इजी सी बात है बच्चों। और यहाँ पे एक अगर प्लेन भी ले लें हम लोग, क्योंकि एक प्लेन का भी डिस्कशन आगे आती है बच्चों, तो वो हमको दिखाना पड़ेगा। अगर ये फोकस से जाता हुआ अगर हम एक प्लेन ले लें बच्चों, ये देखिए, ये जो प्लेन होगा इसको फोकल प्लेन बोलते हैं। इसको फोकल प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेन जो होती है ये फोकस से पास होती है। ये जो ऐसा प्लेन मतलब पूरा पेज टाइप का, पेज को अगर ऐसे परपेंडिकुलर रख देंगे
इस तो वो उसका फोकस जो होगा इसी प्लेन पे लाई करेगा। तो इसको ऐसे बताते हैं, प्लेन विच इज perpendicular to the principal axis and focus lies on this plane। ठीक है, इस प्लेन पे फोकस भी लाइज करता है। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात है बच्चों। इसी को बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं ना, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो सब पॉइंट्स को अपने ऊपर लाई करवाता है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ये सिंपल सी बातें हैं और कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना। तो और कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, और आगे चल लेते हैं, और भी चीज़ें आपको हम बताएंगे। ऐसे आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होती है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो इस फोकल लेंथ की 2 टाइम्स होगी। मतलब कि यहाँ से यहाँ दूरी जो होगी वो c का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। मतलब कि फोकल लेंथ का वैल्यू c/2 होता है। इस चीज़ को हम लोग प्रूव करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ हमको दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही तो नहीं बोल देंगे। अभी हम लोग आते हैं इस चीज़ पे बच्चों, है ना। तो इसमें बोला जा रहा है कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड साइन कन्वेंशन। पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन का 3 रूल पढ़ लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो उसका यूज होता ही है। ठीक है, तो वो रूल क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये रूल बिल्कुल सिंपल सी रूल है बच्चों, इसमें कुछ भी इतना खास नहीं है। देखिए, हम कॉनकेव ही ले लेते हैं। अब क्या करें, कॉनकेव में आसान होता है बनाना चीज़ों को। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर चलिए हम लोग ले लिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम ये ऐसा यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिए, और एक हम लोग कॉन्वेक्स मिरर भी ले लेते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ को साथ में समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स हो गया। एक्सिस को हम बीच में कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही आपको ले लेना है 2 बारी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोला ये जाता है, ये 3 रूल है। पहला रूल आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जब भी अगर इसका फोकस किधर होगा बच्चों, इधर होगा इसका फोकस। इसका फोकस किधर होगा, इसका, ये जो ऐसे है तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो किस साइड होगा, इस साइड ही तो होगा भाई। जब हम यहाँ पे बता रहे थे आपको, तो ये जो ऐसे था ये हम यहाँ से निकाले थे, तो इसका पूरा ऐसे था। ये इधर से निकाले हैं तो इसका पूरा जो पार्ट होगा इधर होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है और इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। ठीक है, इसके लिए लेफ्ट साइड हो गया, इसके लिए राइट साइड हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस भी इधर ही आएगा, तो ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, जिस साइड मुड़ा रहेगा उधर ही होगा ना। तो इसका फोकस किधर होगा बच्चों, इसका फोकस इधर होगा। सर ये फोकस क्या है, फोकस अभी मैंने बताया बच्चों, जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का बिल्कुल मिड पॉइंट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहीं यहाँ आएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ आएगा, तो ये मिड पॉइंट हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, टेंशन नहीं। बोला ये जाता है इस रूल में कि अगर कोई भी पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज मतलब समझ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल, इसको पैरेलल रेज बोल देते हैं, या पैराएक्सियल रेज भी बोला जाता है। तो जो भी पैरेलल रेज आएगा वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे भी जो भी पैरेलल रेज आएगा, ये पैरेलल तो नहीं लग रहा है, ये पैरेलल लगेगा, देखिए। ठीक है, तो ये फोकस से होकर ही जाएगा। सर ये फोकस से तो नहीं होकर गया। अब बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो बाहर ही रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन लगता है ऐसा हमें कि बिल्कुल इससे पास हो रहा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। मतलब इमेजिनेशन होता है, ऐसा समझ लीजिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे फोकस से होते हुए निकल रहा है, ऐसा लग रहा है फोकस से होते हुए ऐसे निकल रहा है। ठीक है, जो भी पैरेलल रेज आएंगे वो फोकस से जाएंगे, फोकस से जाएंगे या फोकस से जाते हुए प्रतीत होगा। ठीक है, ये तो कॉनकेव था, ये कॉन्वेक्स था, दोनों में आप समझ सकते हैं। ठीक है,
बिल्कुल ईजी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब फिर से आ जाते हैं यहाँ, मान लेते ये फोकस है, इधर ये भी फोकस है। अब इसका उल्टा समझिए, दूसरा रूल इसका उल्टा होता है। अगर कोई रेज फोकस से जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। उल्टा, इसका उल्टा ये जो पहला रूल है इसका उल्टा कर देना है, ठीक है। मतलब जो भी रेज अगर हमको लग रहा है कि ऐसे करके आ रही है फोकस से, तो ये बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी इस टाइप से, ठीक है। तो देख सकते हैं लग रहा है कि फोकस पे आ रहा है, ऐसा को नहीं लग रहा है कि ऐसे करके फोकस की तरफ ही जा रहा था। तो वो कैसे जाएगा फिर रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये बात ध्यान देना है, ठीक है। फिर से ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, अगर फिर से देख ले तो ये रूल बताता है कि आपको पता है कि यहाँ पे इसका फोकस था, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा, इसका फोकस कहीं यहाँ पे आ रहा था, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे यहाँ पे होगा बच्चों, ठीक है भाई। तो अब ये अगला रूल बोलता है कि अगर रेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, मान लेते हैं रेज ऐसे जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा, मतलब चेंज नहीं होगा भाई, बिल्कुल जैसे गया वैसे ही आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला रेज। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ऐसा है आप देख सकते हैं, ऐसा करके अगर हम इधर मिलाने की कोशिश करें तो यहाँ मिलेगा। तो यहाँ से जो रेज आ रही होगी वो लग रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होकर फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाते हुए लगेगी, जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी, ये बात बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज वैसा ही चली जाती है। तो ये रूल नंबर 3 है। ये 3 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा कि बहुत हल्का है बट ध्यान नहीं रहता है, लोगों को ध्यान देना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो एक और यहाँ पे मैं लिख कर समझा देता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट सा रूल बच्चों आपको, ये देखिए सॉल्व करने में, जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना प्रॉब्लम्स को, तो आपको बहुत काम आएगा। ये तो बना ही नहीं सही, ठीक है। तो ये अगर हम कॉनकेव मिरर ले ले बच्चों यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ समझना है कि अगर इसका फोकस यहाँ पे है, अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, तो जो भी रेज अगर आ रही होगी इधर से, ये सेंटर फोकस से तो जाती हुई लगेगी ही हमें, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान देना है कि अगर हम कहीं पे ड्रॉ करना चाहें कि भाई ये जो आ रही होगी नॉर्मल, तो यहाँ पे बनेगा ही, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे भी फॉलो होगा। मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब बता रहा था तो बोला था कि ये अगर कोई रेगुलर सरफेस हो फिर भी फॉलो होती है, इरेगुलर सरफेस हो फिर भी फॉलो होती है। तो ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे भी फॉलो होगा। मतलब किसी सरफेस पे अगर इंसिडेंट रे आया है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, और अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो इन दोनों को बराबर एंगल में बांटता है, ये एंगल आई तो ये एंगल आर, तो ये दोनों बराबर होगा। ये क्या है, नॉर्मल है बच्चों, ठीक है। और ये जो नॉर्मल है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा, क्योंकि ये पूरा स्फेयर है, तो स्फेयर में अगर हम कोई नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो सेंटर से ही पास करता है, ये मैथ का रूल है। तो यहाँ जो नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एक और रूल आपको मैं बताता हूँ, अगर यहीं से अगर कोई रेज अगर ऐसे आ रही है और वो अगर यहाँ पे टकरा गई, पोल पे टकरा गई, ये देखिए मान लेते ये पोल पे टकरा गया, तो पोल से भी तो रिफ्लेक्ट होगा और बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ से ऐसे रेज आया होगा तो ऐसे चला गया होगा, तो ये भी एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। ये बात ध्यान देना है। तो रिफ्लेक्शन और वाला रूल हमेशा फॉलो होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मल ऑलवेज passes थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये सेंटर का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, आई थिंक क्लियर होगा। तो ये रूल बस ध्यान देना है और चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। मतलब अगर हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ अगर आपको मैं बताना चाहूँ, कितना इंपॉर्टेंट सा चीज़ है बच्चों, इंपॉर्टेंट सा ही चीज़ है सर। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम लोग प्रूव कर पाएंगे कि जो
सी का वैल्यू आ रहा था वो 2 टाइम्स ऑफ एफ आ रहा था, ठीक है। तो उसके लिए हम ये ले लिए एक मिरर भाई, कॉनकेव मिरर ही ले लिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम साफ साफ लिखना चाहें तो ये इसका फोकस लग रहा है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया है भाई, मानने में क्या दिक्कत है। तो ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल रेज निकलेंगी वो कुछ ऐसे जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर फोकस से जाती है, इतना तो पता ही होगा आपको बच्चों। हाँ सर, ऐसे करके जाती है। और ये भी पता होगा कि अगर यहाँ से जो रेज जा रही है तो बिल्कुल उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। हाँ सर, ये भी पता है हमें। तो अगर मान लेते हैं बच्चों, इसको पूरा ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है। तो ये रेज तो ऐसे गया और ये रेज ऐसे आ गया, ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट को, इस पॉइंट को तो हम लोग पोल बोल देंगे, ठीक है, ये पोल है। इसको ए बी मान लेते हैं, इसका जो ये ऑब्जेक्ट है, कोई ये ऑब्जेक्ट है तो इसका हाइट हम लोग कुछ ले लेते हैं, मतलब इसका ए बी ले लिया हमने। ये पॉइंट कुछ मान लेते हैं कि ये पॉइंट मान लेते हैं कि एक्स है, ठीक है भाई। तो अब आई थिंक आपको सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे करके ड्रॉ कर दें बच्चों तो ये आपको पता होगा ये कुछ नॉर्मल बनेगा इस पर और बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो कोई थीटा मान लेते हैं एंगल, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। तो ये और ये तो पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पैरेलल रेज है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये और ये पैरेलल ही दिख रहे हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैरेलल है और ये कोई ऐसा अगर यहाँ पे लाइन जा रही है तो ये एंगल अल्टरनेटिव एंगल से बराबर हो जाते हैं। तो ये एंगल नीचे वाला ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल तो 2 थीटा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये अगर पैरेलल है और ये अगर नॉर्मल है, ऐसे करके हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर होगा, तो ये एंगल फिर से थीटा हो जाएगा। हाँ सर, ये एंगल फिर से थीटा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से एक ड्रॉ करें इस टाइप का लाइन क्यों कर रहा हूँ अभी मैं बताऊँगा बच्चों। ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग बोल देते हैं कुछ जेड पॉइंट। बात ये है बच्चों कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ध्यान दीजिए कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है। एक ये ट्रायंगल ले लीजिए ऐसे करके और एक ये ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। टेक ट्रायंगल CXZ एंड ट्रायंगल FXZ, ठीक है। तो इसमें अगर टेन थीटा का वैल्यू अगर हम लोग देखना चाहें तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर जो XZ है अपॉन बेस कितना है CZ है। और यहाँ पे अगर टेन 2 थीटा का वैल्यू देखें, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है, ठीक है, एक सेकेंड, ये 2 थीटा है बच्चों, ये देख रहे हैं ना आप, ये ऐसे बनेगा तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। हाँ सर, तो टेन 2 थीटा का वैल्यू XZ हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा FZ, ठीक है। ये सब चीज़ें तो ले रहे हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो हम लोग कॉनकेव मिरर ले रहे हैं ये बहुत छोटी सी पार्ट होती है। जो हम स्फेरिकल मिरर से काटते हैं इस पार्ट को, ये बहुत छोटी सी पार्ट काटते हैं। और ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये इतना भी बड़ा नहीं रखा होता है, क्योंकि हम मिरर ही छोटा सा लेते हैं। अब बात ये है कि अगर देखा जाए तो यहाँ से आने वाली पैरेलल रेज जो होती है, यहाँ से आने वाली जो पैरेलल रेज होती है वो एक्चुअली में पैरा एक्सियल रेज होती है, ठीक है। इसको हम लोग पैरा एक्सियल रेज भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी मिरर होती है और हम जो चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं 1/f = 1/b + 1/, ये सब तभी वैलिड है जब हमारे पास मिरर बहुत छोटी हो, कॉनकेव मिरर छोटी हो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मिरर ले लेंगे तो ये चीज़ फॉलो हो जाएगा, ये चीज़ फिर फॉलो नहीं हो पाएगा बच्चों, समझ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एजम्पशन हमको यहाँ पे लेना ही पड़ेगा एज दिस
spherical mirror is very small, so the coming parallel rays to principal axis becomes पैराएक्सियल रेज, है ना। ये पैराएक्सियल रेज बन जाती है, ठीक है। पैराएक्सियल रेज बन जाती है मतलब कि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अभी भी पैरेलल है, अभी भी ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही है बच्चों। लेकिन अगर इसका हाइट अगर हम बहुत छोटा सा ले लें, इतना देखिए, ये मिरर इतना छोटा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी इतना छोटा रखेंगे, यहाँ से आने वाली ये ऐसे रहेगी, ये फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ से अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी यहाँ पे थीटा आया है, ये भी छोटा छोटा सा थीटा बनेगा, है ना, बहुत छोटा छोटा सा थीटा बनेगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर इज़ वेरी स्मॉल सो डैट द कमिंग पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस becomes paraxial rays, and then theta becomes very small। थीटा भी छोटा ही हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत छोटा ऐसे करके ऐसे रिफ्लेक्शन होगा। ये इतना छोटा सा मिरर है तो ऐसे करके जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, तो ये थीटा बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। जब थीटा छोटे हो जाते हैं बच्चों, बहुत छोटे हो जाते हैं, तो हम लोग जब टेन थीटा का जो वैल्यू लिखते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो उसी तरीका से टेन टू थीटा का जो वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टू थीटा हो जाएगा। हाँ सर, छोटे एंगल्स के लिए हम ये एजम्पशन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये छोटा एजम्पशन ही लेकर हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। इसीलिए तो आपके पास जो आता है यहाँ से, वो थीटा बराबर एक्स जेड अपॉन सी जेड और टू थीटा बराबर एक्स जेड अपॉन एफ जेड आ जाता है। आपको एक बात बता देता हूँ, थीटा का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रख दें तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स जेड डिवाइडेड बाई सी जेड इक्वल टू एक्स जेड अपॉन एफ जेड। तो एक्स जेड आपको कटता हुआ दिख रहा है, तो जो आपके पास एफ जेड आ गया है बच्चों, सी जेड यहाँ पे आ गया है, देखिए यहाँ से सी जेड का जो वैल्यू आ गया है 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जेड आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, सी जेड का वैल्यू आप देख सकते हैं, सी से जेड तक का दूरी, ये जो सी से जेड तक का दूरी देख रहे हैं, ये क्या होगा, ये एक्चुअली में यहाँ से दूरी जो है, जब ये बिल्कुल छोटा ले लिए तो ये इसका हाइट छोटा हो गया और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जब ये एक्स धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पे आएगा और फिर ये दूरी लेंगे तो यहाँ पे जेड यहाँ पे आ जाएगा, तो लगभग जेड और पी दोनों सेम पॉइंट बन जाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाएगा ना बच्चों। तो आप अगर सोचेंगे तो आपको यहाँ पे फिर लगेगा कि अरे यार, ये एक्स पी और यहाँ पे एक्स जेड ले रहे थे, दोनों तो सेम ही है, मतलब एक्स जेड और एक्स पी दोनों सेम है। छोटे चीज़ों के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स जेड जो दूरी है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा एक्स पी के, ठीक है। ये छोटे के केस में हो रहा है। अगर छोटे के केस में ऐसा हो जा रहा है तो एक्स जेड के जगह पे हम लोग लिख देते हैं, एक्स जेड के जगह पे लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे जेड पॉइंट पी के बराबर हो जाता है, बिल्कुल पास आ जाते हैं। जेड पॉइंट वेरी नियर टू पी, ठीक है, पी पॉइंट के बहुत नज़दीक आ जाता है। तो अब जो आप यहाँ से ले रहे हैं सी से जेड तक का दूरी और सी से पी तक की दूरी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी से पी तक की दूरी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एफ से पी तक की दूरी। अब देखिए सी से पी तक की दूरी क्या होती है, ये पूरा यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी है, तो मतलब ये इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस ये हो जाएगा, उस एफ से पी तक की दूरी इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ से बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं। तो रेडियस का जो वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ आ जाएगा। अरे सर ये तो आ गया, बिल्कुल इजी तरीका से आ गया बच्चों। तो यहाँ से फोकस का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं रेडियस डिवाइडेड बाई 2, और यही तो हमारे को यहाँ पे मैंने लिख दिया था, मैं बोला था कि मैं आपको बताऊँगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे ये रेडियस ही है, ये और कुछ नहीं, ये रेडियस ही है ठीक है। तो रेडियस का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ आ गया। ये कब आया, ये तब आया जब हम चीज़ों को बहुत छोटा ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे को रेडियस का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ मिला है। इतना सारा एजम्पशन लिए हैं, तब ये बिल्कुल छोटी छोटी पार्ट होती है काटने के बाद। अगर बड़ी पार्ट लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे जेड लेना पड़ेगा, फिर पॉइंट वो जेड और पी इक्वल नहीं होंगे,
ये कब इक्वल हो गए, जब यहाँ से रेज जा रही है बिल्कुल एकदम यहाँ से, तो यहाँ पे ये दूरी देखेंगे तो यहाँ पे जेड ये आ जाएगा, तो बिल्कुल पास पास आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये छोटे केस में होता है, स्फेरिकल मिरर को छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, तब आती है ये चीज़। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, बिल्कुल ईजी सी बात है, इसमें 2 से 3 साइन कन्वेंशन बस ध्यान रखना है आपको और चीज़ें सब क्लियर हो जाएगी। क्या है, मान लेते हैं कि आपको इस तरीके के दे दिया है, जिस तरीके से आप लोग पढ़ते थे ना बच्चों कोऑर्डिनेट्स के बारे में, तो उसी तरीका है, वही तरीके से यहाँ पे भी देख लेना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जब मान लेते हैं कि ये हम लोग के पास पोल है, ठीक है, हम पोल से ही दूरी देखते हैं सारा चीज़ें, तो पहला जो पॉइंट हो गया वो तो यही हो गया, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारे दूरियां जो हम नापेंगे वो पोल से ही नापेंगे। ठीक है भाई, कोई अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रख दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, तो अगला पॉइंट ये आता है कि जहाँ से रेज आती है, रेज का जो डायरेक्शन होता है वो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज जो होती है हमारे पास, उसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ coming rays from the object, या फिर सोर्स बोल सकते हैं, from the object, the direction of coming rays from the object is taken as पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, एंड अपोजिट the direction of coming rays from the object is taken as positive direction and opposite to that taken नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं। इंपॉर्टेंट सी बात है बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट से रेज इधर आएंगी, और हम लोग पोल से दूरी नापते हैं सारी चीज़, तो पोल से दूरी लेंगे तो इधर जाएंगे ना हम, और रेज इधर आ रही है, मतलब हम लोग उल्टा जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो वहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन लेना पड़ेगा आपको। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो हम अगर इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो ये होगा नेगेटिव डायरेक्शन, और अगर रेज इधर ही जा रही है और हम भी पोल से इधर ही नाप रहे हैं दूरी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं। ठीक है सर, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, अगर हम पोल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पोल से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तब क्या होगा, पोल से ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं हम लोग, और पोल से नीचे नेगेटिव ले लेते हैं, जैसा कोऑर्डिनेट्स में होता है उसी तरीके से। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस the height of object in positive y taken as plus direction, positive direction, and opposite to that taken as नेगेटिव डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बस यही बात है जो आपको ध्यान रखना है कि भाई ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, इधर जा रहा है नेगेटिव, और अगर जिस तरफ रेज आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, उसी के तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। बिल्कुल इजी से पॉइंट्स है, इनको आप ध्यान रखेंगे तो आपको सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, और वो ये जो केसेस हैं ये हमेशा वैलिड होंगे, वैलिड फॉर मिरर्स एंड लेंसेज आल्सो। जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे ना बच्चों, वहाँ पे भी ये चीज़ वैलिड होगा, वहाँ पे भी बताएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये चीज़ हम लेंसेज में भी लगाएंगे तो बात सही हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं।
अब आपको हम बताते हैं आपको साइन कन्वेंशन लेके कि कैसे हम लोग मिरर फार्मूला वगैरह लाते थे, है ना। तो वो चीज़ हम करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। मिरर फार्मूला, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा ही लिख दिया मैंने, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। इसके लिए आप एक मिरर ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग ले लेते हैं हल्का सा मिरर, मतलब जो इजी वाला होता है। इजी वाला तो हम लोग कॉनकेव ही लेते हैं। तो हम लोग एक कॉनकेव मिरर ले लिए भाई, और एक हमने यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। अब वही चीज़ बार बार हम ले लेते हैं कि यहाँ पे फोकस ले लेते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, तो इससे निकलने वाली जो पैरेलल रेज होगी हमारे पास, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज होगी वो कुछ इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। और एक और रेज जो हम बनाना चाहते हैं वो यहाँ से जाती है और बिल्कुल ऐसे ही निकल जाती है। हाँ सर, ये भी पता है हमें। इसको लेकर हम लोग मिरर फार्मूला निकाल सकते हैं। मिरर फार्मूला एक्चुअली में बच्चों को याद भी होगा, अगर कोई बच्चे देख रहे हो तो 1/f=1/v+1/u होता है। हाँ सर, ये चीज़ तो हमें पता ही है। तो यही चीज़ को हम लाने वाले हैं बच्चों। तो ये तो बहुत आसान है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये पोल होता है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं कि x है ना, ये a और b होता है मान लेते हैं, और बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है। अब अगर आप देखना चाहें तो एक बात समझ सकते हैं कि अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल तो भाई जाएगी ही, यहीं से जाएगी, आपको बिल्कुल पता होगा। लेकिन हमने कुछ टेढ़ा ड्रॉ कर दिया, चलिए ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा, ठीक है सर। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा बच्चों। और ये जो रेज मिलती हुई दिख रही है बच्चों हमको, वो तो यहीं पे मिल रही है, देखिए यहाँ पे, है ना। तो इसका जो इमेज बनेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बनेगा, वो लगता है यहीं पे बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा, तो मान लेते हैं इसका जो होगा वो इमेज a डैश b डैश मान लेते हैं। उल्टा बन रहा है इसका इमेज, ठीक है भाई। अगर देखना चाहें आप तो यहाँ पे बता सकते हैं ऐसा कि अगर देखा जाए अगर देखा जाए बच्चों, तो ये ऐसे जो है, ये रेज जो ऐसे आ रही है, तो इसका जो ये एंगल होगा, क्योंकि आपको पता होगा ये बात कि ये ऐसे जा रही है और ये पैरेलल है, तो ये एंगल जो 2 थीटा बनता है वही एंगल ये बनता है। पीछे ही हमने देखा 2 थीटा, तो जैसा ये एंगल बन रहा है वही तो ये एंगल बनेगा, क्योंकि ये और ये तो पैरेलल ही है भाई। यहाँ पे जो हाइट लेते हैं हम लोग, और ये जो हाइट है ये तो पैरेलल ही होगा। और ये हाइट को हम लोग XP जो लेते हैं वो हाइट यही होता है जो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटी होती है दूरी। तो जो एंगल ये जो आपको 2 थीटा दिख रहा है वही एंगल 2 थीटा ये नहीं होगा। हाँ सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये एंगल I है, तो यहाँ पे ये एंगल R होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो आपको ध्यान देना होगा बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से आपको ध्यान देना होगा कि हम यहाँ पे 2 ट्राइंगल ले रहे हैं। पहला बात में आप समझिए, ट्राइंगल आपको लेना है ABP, एंड ट्राइंगल यहाँ पे लेना है A डैश B डैश P, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल लेना है, एक ये ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, छोटा वाला। तो दोनों में I और R है, तो आपको पता होगा कि 10I अगर लिखना चाहें तो 10I का वैल्यू हो जाएगा AB अपॉन बेस कितना हो जाएगा AP। और 10R का वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो 10R का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास A डैश B डैश अपॉन A डैश P हो जाएगा। और आपको पता है ये दोनों एंगल बराबर है भाई, एंगल बराबर है तो 10 का उसका वैल्यू भी बराबर होगा। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि AB अपॉन AP का वैल्यू जो होगा वो A डैश B डैश अपॉन A डैश P हो जाएगा। एक ये चीज़ अगर आपको पता चल गया तो एक और चीज़ आप समझ सकते हैं यहाँ से। अब आपको लेना है ट्राइंगल ये वाला, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हो गया।
तो अब ये ट्रायंगल लेना है और एक ये ट्रायंगल लेना है, ठीक है। तो अब ट्रायंगल लेना है आपको ए डैश बी डैश और एफ, और एंड आपको एक और ट्रायंगल लेना है एक्स पी एफ, ठीक है। तो इसमें टेन टू थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश इंटू एफ, इंटू नहीं है और एक और टेन टू थीटा का वैल्यू जो कि वैसा ही एंगल है, वही एंगल है, तो हो जाएगा एक्स पी अपॉन एफ पी हो जाएगा। सर ये चीज़ तो आपने परपेंडिकुलर दो ले लिया, बिल्कुल ले लिया, क्योंकि अगर ये छोटा होगा तो बिल्कुल यहाँ से जाएगा, तो ये बिल्कुल बराबर ही हो जाएगा। तो एक्स पी को ही हम ले लिए, हम परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों बराबर हो गया भाई ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ इक्वल टू एक्स पी अपॉन एफ पी आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखना जाए तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बराबर आना चाहिए बच्चों। तो बराबर कुछ आ रहा है क्या, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन तो आना चाहिए। ध्यान से देखिए, कोई ना कोई रिलेशन आना चाहिए बच्चों। ए बी है और ए बी डैश है, ए बी डैश है। ए बी डैश तो नहीं होगा, ए डैश बी डैश होगा, क्योंकि देख सकते हैं आप इसकी ये दूरी लिए थे, तो ए डैश बी डैश होगा ना, यहाँ पे तो ए डैश बी डैश होगा, ठीक है। और तो कुछ छूट नहीं रहा है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि ये जो एक्स पी है, ये दूरी जो परपेंडिकुलर है, ये दूरी ए बी के बराबर ही तो है। जो ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक, यही तो दूरी ए बी है भी है। तो एक्स पी के जगह पे हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स पी के जगह पे हम लोग ए बी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये तो ए डैश था, बार बार गलत क्यों लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा होगा आपको कि ए बी और ए डैश बी डैश यहाँ पे आ रही है। अगर इन दोनों का रेशियो ही हम ले लें, इन दोनों का रेशियो ले लें, मान लेते हैं कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ए पी अपॉन ए डैश पी। यहाँ पे भी अगर हम लोग लाना चाहें तो ला सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऊपर, एफ पी आ जाएगा, एफ पी अपॉन ए डैश एफ आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि ए डैश, ये दोनों टर्म तो बराबर हो गए, ये और ये टर्म तो बराबर हो गए, तो ये दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, मतलब कि ए पी अपॉन ए डैश पी इक्वल टू एफ पी अपॉन ए डैश एफ, ठीक है। अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सी दूरी क्या है। ए पी अपॉन ए डैश पी है, ए पी मतलब ये दूरी, आपको पता है ये जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी पोल से दूरी जो लेते हैं वो क्या होती है, पोल से दूरी इधर ले रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट का रेज इधर आ रही है, तो हम पोल से उल्टा तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे निगेटिव ऑफ यू होगा। आपको पता होना चाहिए ए पी जो होता है वो यू होता है, यहाँ पे निगेटिव ऑफ यू होगा, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी होती है पोल से। और अगर ए डैश पी लिखना चाहें, ए डैश पी, तो ये दूरी होगा इमेज का, तो ये इमेज है, तो इमेज का दूरी भी पोल से उल्टा ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो निगेटिव ऑफ भी लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग एफ पी लिखना चाहें, एफ पी, तो ये क्या है, फोकस की दूरी है, एफ, ये एफ और पी है, तो इन दोनों के फोकस के बीच की दूरी है, फोकस का दूरी भी पीछे ही जा रहा है, तो निगेटिव ऑफ एफ लिखेंगे। ए डैश एफ, ए डैश और एफ, ठीक है। ए डैश एफ को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ये दूरी निकालना, तो यहाँ से ये पूरा दूरी में से ये दूरी घटा दो, ये पूरा दूरी में से ये दूरी घटा दो, तो ये बच जाएगा। ये पूरा दूरी कितना है, सी पी है, मतलब अगर हम लोग ए डैश एफ लिखना चाहते हैं तो सी पी, सॉरी ए डैश पी होगा ना, ए डैश पी में से हम लोग अगर एफ पी हटा दें तो निकल जाएगा। ए डैश पी हमारे पास क्या है, यही तो दूरी है इमेज का, मतलब माइनस का भी, और माइनस का एफ पी कितना है, निगेटिव ऑफ पी, निगेटिव ऑफ एफ। ये सब चीज़ों को अगर हम लोग पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा। इसको यहाँ पे रख देते हैं बच्चों हम लोग,
ए पी मतलब माइनस का यू, ये माइनस का वी इक्वल टू एफ पी माइनस का एफ, और नीचे आ रहा है माइनस का भी माइनस माइनस प्लस का एफ। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं बच्चों। ये कट जाएगा, आपको दिख रहा है। ओ कितना आ रहा है ये, यू अपॉन भी इक्वल टू माइनस का एफ अपॉन माइनस का भी प्लस का एफ। ठीक है, हमको एफ निकालना है यहाँ से। आगे ले चलते हैं। यू अपॉन भी इक्वल टू माइनस का एफ अपॉन माइनस का भी प्लस का एफ। ठीक है बच्चों, तो इसको कर सकते हैं आप सॉल्व बिल्कुल इजी तरीके से। कैसे, वो ऐसे, इसका उल्टा कर दीजिए, वी अपॉन यू इक्वल टू एफ माइनस का भी अपॉन माइनस का एफ। इसको और ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का वन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का भी अपॉन एफ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नीचे भी से मल्टीप्लाई कर दे सब तरफ, अगर वन अपॉन भी से मल्टीप्लाई कर दे सब तरफ, तो कितना हो जाएगा, तो ये वन अपॉन यू बन जाएगा इक्वल टू माइनस का वन अपॉन भी हो जाएगा प्लस का वन अपॉन एफ हो जाएगा। तो वन अपॉन एफ का जो वैल्यू मिलेगा हमें, वन अपॉन यू प्लस का वन अपॉन भी। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आया है ये आ गया। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, यही तो मिरर फार्मूला था। हाँ सर यही तो था, तो बिल्कुल इजी तरीके से हमने ला दिया। आप देख सकते हैं यही होता है यहाँ पे मिरर फार्मूला। तो ये लाना बिल्कुल आसान है, ऐसा कोई हार्ड इसमें है नहीं बच्चों। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो अब ये चीज़ अगर आपने समझ लिया, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ और समझना होगा कि यहाँ पे चीज़ें है क्या। क्योंकि यहाँ पे जो यू ले रहे हैं हम लोग, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। कहीं और से नहीं ले लीजिएगा, ना तो गलत हो जाएगा। भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल से ही लेना है। और यहाँ पे एफ क्या है, फोकल लेंथ। ये जो फोकल लेंथ है ये भी फ्रॉम पोल ही है, सारे चीज़ों को पोल से ही नापना है। एंड ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कभी छोड़ना नहीं है। जो साइन कन्वेंशन है उसको छोड़ना नहीं है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप साइन कन्वेंशन लेंगे तभी आपके पास एकदम सही रिजल्ट आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस में लोग घबरा जाते हैं। हमने आपको साइन कन्वेंशन बता दिया, कैसे पीछे जाना है तो निगेटिव लेना है, कैसे आगे जाना है तो पॉजिटिव लेना है। और एक बात और ध्यान देना है कि वो रेज जो आ रही है वो ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो उसके अपोजिट जाएंगे तब निगेटिव होगा, उसके तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। क्लियर होगा, मोटा मोटी तौर पे तो क्लियर ही होगा बच्चों। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए भाई। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, तो एक और टर्म हमारे पास आगे आ जाता है, उसको बोल देते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन। तो इस टर्म को समझ लेते हैं, जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं हम लोग। ये क्या होता है, इसको बोला जाता है कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, इसमें दो चीज़ों का रेशियो लिया जाता है। मतलब कि जो मैग्निफिकेशन हम लोग लिखेंगे वो हाइट ऑफ इमेज होगा अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो पीछे भी तो यही आ रहा था। यहाँ पे देखा जाए तो हमने कौन सा इक्वेशन लिया था, देखिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश हम लोग लिए थे। ए बी क्या था, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही था। ए डैश बी डैश क्या था, हाइट ऑफ इमेज था। तो उसका वैल्यू ए पी अपॉन ए डैश पी आता है। ठीक है, हम लोग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश था,
ये और कुछ नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था अपॉन हाइट ऑफ इमेज था। ये किसके बराबर आ रहा था बच्चों, आपने देखा था पीछे, ए पी अपॉन ए डैश पी आ रहा था। ए पी क्या था, ए पी था ये, और ए डैश पी ये था, ठीक है। ए पी मतलब यहाँ से दूरी भाई, यहाँ से दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी, और ये किसका था, इमेज की दूरी पोल से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आ रहा था ऑब्जेक्ट की दूरी है ना बच्चों, ऑब्जेक्ट की दूरी आ रहा था। तो ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से तो निगेटिव ऑफ यू पीछे ही आ रहा था, और ये पोल से ना गए तो निगेटिव ऑफ भी ही आ रहा था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, और हाइट ऑफ इमेज जो है वो निगेटिव आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ है, ये देख रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज नीचे है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो ये नेगेटिव हाइट आएगा, इमेज का हाइट नेगेटिव हाइट आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, नेगेटिव हाइट आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे भाई, यहीं पे हमको ले लेना चाहिए था, यहीं पे हमको नेगेटिव हाइट आएगा, ठीक है। तो अब आप समझिए यहाँ पे, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ रहा है, इसको उल्टा कर दीजिए तो नेगेटिव हो जाएगा, ये कट जाएगा तो भी अपॉन यू आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, नेगेटिव का भी अपॉन यू आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे कि जो मैग्नीफिकेशन है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही, और वो माइनस का भी अपॉन यू भी है। ओके भाई, माइनस का भी अपॉन यू भी है, ठीक है। और अब जब ये आ गया तो इसको फोकस के टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1/f का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा था वो 1/v प्लस 1/u आ रहा था। तो अब अगर हम लोग को v/u चाहिए तो v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v/f इक्वल टू 1 प्लस v/u। तो माइनस का v/u क्या होता है, 1 माइनस v/f, तो f माइनस v/f आ जाएगा। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ, सॉरी नेगेटिव क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से मैग्नीफिकेशन का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं f माइनस v/v। और u के टर्म में भी लिखना चाहे तो u के टर्म में भी लिख सकते हैं भाई, u के टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग बच्चों। अगर u से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर ऊपर तो u/f आ जाएगा इक्वल टू u/v प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग निगेटिव कर दे तो नेगेटिव ऑफ u/v आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस u/f, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं f माइनस u/f आ जाएगा। और इसका हम लोग क्या करना है, उल्टा करना है। तो मैग्नीफिकेशन का फिर से वैल्यू जो आएगा हमारे पास वो इसका उल्टा कर देंगे, तो f माइनस u आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला भी वैलिड होते हैं मैग्नीफिकेशन के केस में बच्चों, ये दोनों फार्मूला भी आपके पास वैलिड होते हैं, ठीक है। इतना सारा चीज़ है, तो इतना आपको याद नहीं रखना है, बस आपको एक ये याद रखना है, कि याद रखना है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे निगेटिव ऑफ v अपॉन u होता है। और साइन कन्वेंशन हमेशा यूज करना है बच्चों, साइन लेकर चलना है, जैसे हम आपके पास साइन लेकर चले हैं, आप भी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, साइन लेकर चलेंगे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होगा। और आपको यहाँ पे देखना होगा कि बच्चों यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन आ रहा है, हाइट और हाइट का रेशियो है, ये ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो है। तो ये रेशियो दोनों सेम आ रहा है मतलब हाइट हाइट का है, लेंथ लेंथ का है, तो इसका जो डायमेंशन होगा तो डायमेंशन लेस होगा, इसलिए एम जो होता है डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, या फिर यूनिट लेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेशियो इसका हाइट हाइट का है, तो कहाँ से कुछ आएगा है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, चलिए आगे चल देते हैं। ओके, तो ये हमको अब और चीज़ें देखना है यहाँ पे, ये क्या है कि पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जो फॉर्म हुआ इमेज होगा उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, फटाक से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। पहली चीज़ हम लोग लेंगे वो कॉनकेव मिरर के लिए ले रहे हैं, ये कॉनकेव मिरर है बच्चों, ठीक है।
फटाफट से ये चीज़ तो क्लास 10th की है, लेकिन चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। पहला केस हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे इसका फोकस होगा, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो बहुत दूर यहाँ से जाते 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 इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है, कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रख दिया है। इन्फानाइट से जो रेज चल के आ रही होगी बच्चों, वो ऐसे आएगी और ऐसे करके फोकस पे मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी रेज आएंगे बच्चों, मान लेते हैं कि कुछ रेज ऐसे आ रही है, ये आके फोकस पे ऐसे करके मिल रही है। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ मिल रही है। तो ये जो रेज जो आ रही है ना इन्फानाइट से ऐसे करके, वो सारी रेज फोकस पे मिलती है, और ये इन्फानाइट से आ रही है बच्चों। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी पैरेलल रेज आएगी सब फोकस से होते हुए जाएंगी। तो मतलब फोकस पे कुछ देख सकते हैं, इधर भी अगर ऑब्जेक्ट और बड़ा है तो इधर से भी जो रेज आएंगे वो इधर फोकस पे जाएंगे, ऐसे करके फोकस पे जाएंगे, है ना। तो फोकस पे ही इसका इमेज बन जाता है, बिल्कुल छोटा सा इमेज बनता है बच्चों, बिल्कुल छोटा सा इमेज बन जाता है हमारे पास। वो इमेज कौन सी होती है? उसका मैग्नीफिकेशन कितना होता है? मैग्नीफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज बनाना है तो इमेज का हाइट बहुत छोटा सा बनता है, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का वैल्यू जो होती है बच्चों, वो बिल्कुल छोटी सी हो जाती है। तो लेस देन 1 बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, जो मैग्नीफिकेशन के वैल्यू होते हैं वो लेस देन 1 बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे जो आप पीछे जो पढ़े हैं यहाँ पे, जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू है बच्चों, वो ये कुछ भी हो सकता है ना। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 मतलब 10 20 50, और निगेटिव में भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ कि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आता कैसे है, मतलब कि कितना आता है। अगर हमको पॉजिटिव में आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, निगेटिव में आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, ये चीज़ हम बताने वाला है। ऐसे बच्चों को पता भी होता है ना। हाइट ऑफ इमेज लिख देता हूँ, हाइट ऑफ इमेज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा इमेज बन जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट अब इन्फानाइट से चलते हुए यहाँ पे बन रही है, इन्फानाइट से चलते हुए यहाँ पे आ गई ऑब्जेक्ट, तो फिर से ऑब्जेक्ट से जो आने वाली रेज होगी बच्चों, अब तो इन्फानाइट पे नहीं है, तो अब फोकस से होकर रेज आएगी। सर उस टाइम पे भी तो फोकस से होते हुए जा रही थी, लेकिन सारी रेज फोकस पे ही मिल रही थी। ठीक है, इन्फानाइट से था तब। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से जो रेज जाएगी ऐसे करके, मेरे पास सही नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज जाती है ऐसे करके, वो इसी तरफ से लौट आती है, और जो इधर से जाती है वो ऐसे ही लौट आती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इमेज जो बनेगा वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है भाई। मतलब ऑब्जेक्ट ए बी जब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फानाइट के बीच में, तब उसका इमेज जो बनता है बच्चों, वो बनता है ए डैश बी डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कितना होगा देख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बहुत छोटा है तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू छोटा होने का मतलब क्या होगा? इमेज जो बनेगा वो छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, और इमेज जो बन रहा है यहाँ पे वो कैसा बनेगा बच्चों? उल्टा बन रहा है, वो रियल बन रहा है, क्योंकि इसी साइड बन रहा है रियल इमेज, और इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज, उल्टा बन रहा है। और रियल मतलब कि रियल रेज जो आ रही है वो टकरा रही है, रियल में टकरा रही है। अगर रियल में नहीं होती तो हम डॉट डॉट से दिखाते हैं ऐसे करके। ठीक है, वो वर्चुअल हो जाती। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। और जो मैग्नीफिकेशन जो आ रही है वो निगेटिव आ रही है। ये तो मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो ये नेगेटिव होगा। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव होगा बच्चों। निगेटिव का मतलब ही होता है कि यहाँ पे रियल इमेज बन रहा होगा और इन्वर्टेड बन रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। अब इमेज चलते चलते बच्चों यहाँ पे आ गई, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारे पास। तो इमेज अब जैसे यहाँ पे बनी है ना, इन्फिनिटी से यहाँ पे आ गई, फिर अब यहाँ से फोकस पे आ जाएगी। तो फोकस पे बनने के बाद, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी तब कैसे होगी? तो चलिए ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख देते हैं भाई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज बच्चों ऐसे जाएगी,
और ये बिल्कुल इस तरीके से जाएगी, ठीक है। और एक और रेज अगर हम बनाना चाहें बच्चों, तो एक और रेज कैसे जाएगी बच्चों, इस तरीके से अगर जाएगी सेंटर इसके पोल से, तो पोल से जाने के बाद बिल्कुल ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज बनेगी मिलता हुआ यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब अगर हम चाहें तो इसको मिला के बोल सकते हैं कि ये ए बी है, तो ये ए डैश बी डैश है, तो बिल्कुल उसी साइज का बन जाता है। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम हो जाता है, मतलब मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। अब 1 तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका जो निगेटिव टर्म बताता है कि ये रियल इमेज बना है, जो ये बना है वो रियल इमेज बना है, इन्वर्टेड बना है और सेम साइज का बना है। निगेटिव टर्म इसलिए आ रहा है, मतलब मैग्नीफिकेशन का वैल्यू निगेटिव आएगा। क्यों आएगा निगेटिव? क्योंकि आप देख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव में आएगा नीचे की तरफ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव का मतलब होता है रियल इमेज और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। बोलेंगे कि सर ये बताओ, सर ये बताओ कि ये आपने रेज ले लिया, यहाँ से मिला दिया इस बारी, आप यहाँ से भी तो रेज ले सकते थे, यहाँ से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज जाएगी वो बिल्कुल ऐसे लौट आएगी, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन हमें इमेज फॉर्म करना है, तो हमें कोई भी दो रेज लेकर हमको बना देना होगा, तो एक रेज ये ले लिया और एक रेज ये ले लिया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज जो होगी वो भी बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, तो उसके लिए और मिरर बड़ा करना पड़ेगा, वैसे भी आ जाएगा, लेकिन ये अच्छा तरीका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे इसका फोकस है, अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर आप ध्यान दें तो अब आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट अब चलते चलते यहाँ पे आ गया है, मतलब कि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया है, तो यहाँ से जो रेज निकलेगी बच्चों ऐसे करके, वो रेज फोकस से तो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी रेज हम लोग बना सकते हैं, ये जो रेज है मान लेते हैं ये ऐसे जाएगी यहाँ पे, तो ये रेज कुछ इस तरीके से इधर मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो रेज आई थी ये अभी ऐसे मिलेगी, तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी, हमें प्रतीत नहीं रियल में मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये जो इमेज बन जाएगी वो ऐसे बन जाएगी, तो ये ए बी अगर इमेज होगा तो इमेज यहाँ पे ए डैश बी डैश मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइट ऑफ जो इमेज बन रहा है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, फिर भी यहाँ पे इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड है, वो रियल इमेज है ना, रियल इमेज बना है और बड़ा बना है बिग इमेज, रियल इन्वर्टेड बना है, मतलब मैग्नीफिकेशन का वैल्यू निगेटिव होगा, ये तो पता ही है, निगेटिव होगा और एक से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि निगेटिव में बड़ा होगा, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का मतलब ये हुआ, ये चीज़ मतलब कि ये निगेटिव होगा, निगेटिव में बड़ा होगा, ठीक है। वैसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई कहीं पर, ठीक है। निगेटिव में एक से बड़ा होगा, ये चीज़ मैं बोल रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ओके। और आपको ये भी ध्यान देना कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो किसके किसके बीच का इमेज बनेगा। अब हम चलते चलते फोकस पे आ जाते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो फोकस पे अगर आने के बाद क्या होगा बच्चों, ये मान लेते हैं फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर फोकस पे इमेज रख दिया हमने तो क्या होगा, यहाँ से जो रेज आएगी ऐसे, वो रेज तो भाई बिल्कुल हम फोकस से तो जाएगी ही, और एक रेज जो आ रही है वो इधर आएगी और इधर के बाद बिल्कुल ऐसे जाएगी, तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये पैरेलल रेज है, ये पैरेलल रेज जा रही हैं, मतलब जो इमेज बन रहा होगा, इमेज विल फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मतलब ऐसा लगेगा कि इमेज इन्फिनिटी पे जाकर बन रहा है, बहुत दूर बन रहा है तो इसका मतलब हम लोग बोल रहे हैं इन्फिनिटी पे बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पे बन रहा है बच्चों,
तो हम लोग इसको बहुत बड़ा बोल सकते हैं, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। और ऑब्वियसली इधर ही बनेगा मान लेते हैं, तो वो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। हाईली बहुत लार्ज, लार्ज, हाईली इनलार्ज्ड, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। अब धीरे धीरे हम चलते चलते फोकस से भी अंदर चले गए, मतलब अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए। अब क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे रख दिए तो इससे जो आने वाली रेज होगी बच्चों ऐसे जाएगी, और रेज बिल्कुल फोकस से होती हुई जाती है ना, ये देखिए। ठीक है, ये ऐसे आई और ये ऐसे चली गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और रेज जो अगर देखें तो हम ऐसे बना सकते हैं, जो कि पोल पे जाएगी। अरे यार बन जाओ भाई, और बिल्कुल पोल से ऐसे करके निकल जाएगी। तो ये रेज जो आपको दिख रही होगी बच्चों, एक सेकंड अच्छे से बना देता हूँ। ये रोज रेज जो आपको दिख रही होगी बच्चों, तो बिल्कुल लगेगी कि ऊपर जाकर ऐसे मिल रही होगी, और ये भी रेज जो जा रही होगी ऐसे ये भी जा रही होगी। हाँ सर, तो यहाँ पे लगभग लगभग लगेगा कि आपको एक इमेज बना है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। ठीक है, ये ए डैश बी डैश होगा, ये ए बी है, तो मतलब इमेज बनता हुआ दिखेगा पीछे, मिरर के पीछे। ठीक है, और ये इधर जा रही होगी ये सारी रेज। आपको तो ये पता है कि ये भाई बढ़ता चला जा रहा है, इसका ये इधर मुंह, इसका मुंह इधर बढ़ता चला जा रहा है, भले ही ये तो पार्लर था कम से कम, लेकिन ये इधर बढ़ता चला जा रहा है, ये इधर बढ़ता चला जा रहा है, मतलब कि ये आगे जाके तो कहीं मिलने वाले नहीं है। तो इसको हम एक्सटेंड किए तो लगता है पीछे मिलेगा, और ये पार्लर थे, अगर हम इसको मिलाना भी चाहें तो ये पीछे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ मतलब इसका मतलब ये हुआ मैग्नीफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, और इस बारी हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आएगा बच्चों, दोनों हाइट हमको दिख रहा है सेम है, तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलेगा। मैग्नीफिकेशन का पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये होता है कि इमेज जो बना है बच्चों वो वर्चुअल बना है। जो आप देख सकते हैं मिरर के उधर बना है, वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना है। इरेक्ट मतलब सीधा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, और इमेज का साइज भी बड़ा है, इनलार्ज्ड इमेज, इमेज जो बना है ये इनलार्ज्ड है, मतलब बड़ा इमेज बना है। ठीक है, और मिरर के पीछे बना है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी है, ये आपको बस ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हम लोग फोकस ऐसे लिख सकते हैं, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में लगता है, तो इमेज का जो बनता है वो मिरर के पीछे बन जाता है, वर्चुअल बनता है। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ये कॉनकेव मिरर में था। अब अगर हम लोग कॉन्वेक्स भी देखना चाहते हैं तो कॉन्वेक्स में तो बिल्कुल ईजी है। कॉन्वेक्स मिरर में आप समझिए बच्चों कि यहाँ पे आपको देखना होगा कि भाई इसका फोकस और पोल, इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर लाई करता है, ये पोल है। ठीक है, तो इस बार ये अंदर से क्या होता है ना, ये अंदर से पॉलिश किया होता है। ठीक है, इस तरीके से ये अंदर से पॉलिश है। तो अब अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं बिल्कुल, अब यहाँ से हम लोग इन्फिनिटी पर मान लेते रख दिए हैं, अगर ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो इससे जाने वाली रेज जो होगी ऐसे जाएगी और ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो जाने वाली रेज होगी ये बिल्कुल लगता है कि फोकस से ही होकर जा रहा है। ठीक है, ये जाने वाली रेज जो होती है बिल्कुल लगती है फोकस से ही जा रही है। इसको थोड़ा सा और टिल्ट करना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। तो ये तो इन्फिनिटी की बात है, तो इन्फिनिटी पे जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट होगा u एट इन्फिनिटी,
तो वी एट फोकस, बिल्कुल छोटा इमेज बनेगा, डिमिनिस्ड बनेगा। यहाँ पे जो ये मैग्नीफिकेशन होगा वो लेस देन 1 होना चाहिए बच्चों, ठीक है, बिल्कुल छोटा ही बनेगा। लेकिन क्या हो अगर हम इसको इन्फिनिटी पे नहीं, किसी भी एक पॉइंट पे रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को हम किसी एक पॉइंट पे रखते हैं। देखिए इधर का जो भी चीज़ है बच्चों, ये तो एक इन्फिनिटी होगा और एक कोई पॉइंट होगा। इधर तो कहीं पे हम नहीं बोल सकते कि फोकस पे है, कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर नहीं लाई करते हैं, मिरर के उल्टा साइड लाई करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को कहीं हम इन्फिनिटी पे रख सकते हैं या फिर किसी पॉइंट पे रख सकते हैं, यही दो ऑप्शन है। तो इसीलिए हम जब लेते हैं ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर में, तो या तो किसी पॉइंट पे रखते हैं या तो इन्फिनिटी पे रखते हैं। अब अगर हम किसी पॉइंट पे रखते हैं तब क्या होगा, तब इससे निकलने वाली रेज जो होगी ऐसे करके निकल जाएगी, ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से जा रही है, ठीक है। और अगर हम एक और रेज बनाना चाहें तो अगर यहाँ से ऐसे करके रेज बना दें, भाई बन क्यों नहीं रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसे करके चली जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझ सकते हैं अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करें तो ये भी कुछ यहाँ पे जाके मिलेगा। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो बिल्कुल अगर वर्चुअल फॉर्म होगा वो तो पता ही है हमें। अगर ये ए बी है तो ये बी डैश ए डैश हो जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ पे जो इमेज बना है वो यहाँ पे बनेगा। ऑब्जेक्ट जो होगा, अगर ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, नॉट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं लेना, इन्फिनिटी के अलावा किसी पॉइंट पे होगा। तो जो इमेज बनेगा बच्चों, जो इमेज बनेगा वो पोल और फोकस के बीच में बनेगा भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का वैल्यू ऑब्वियसली लेस देन 1 दिख रहा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन होगा क्या, पॉजिटिव होगा, होगा तो पॉजिटिव ही, ठीक है। तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। और बिल्कुल छोटा बन रहा है, शॉर्ट इमेज, ये सब चीज़ें आप खुद से भी बता सकते हैं अगर आपको मैग्नीफिकेशन पता चल गया है तो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ऐसे करके दिखा दें तो आपको दिखाना चाहता हूँ ये कॉनकेव मिरर है, इस तरीके से, ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको, ये सब चीज़ें बिल्कुल ईजी है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी आप पढ़े भी होंगे, फिर भी हम चीज़ों को बता दिए क्योंकि यहाँ पे यूज होगा ना, तो आपको ये मत कहना कि सर आपने नहीं बताया था, ठीक है। ये तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है बच्चों, लेकिन आपको आवाज़ सही से आ रही होगी आई थिंक। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आई विल से यू थैंक यू, ओके। बाकी और आगे मिलेंगे हम लोग, ठीक है। आज छोटा वाला थैंक यू दे रहे हैं आपको, तब तक के लिए ओके बाय।